साथियों, ये एक मैप है जिसे आप देखें तो समझ पाएंगे कि ये जो फारस की खाड़ी आपको दिख रही है, इस फारस की खाड़ी के किनारे पर ये जो गेट बना हुआ है जिससे अरब सागर में एंट्री होती है, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा हद तक जो एरिया कंट्रोल किया जाता है वो ईरान द्वारा है। ऐसे में क्या हो अगर अगर ये यहां पर रोक दे तो इसका असर क्या होगा। मैप को अगर और विस्तार से देखें तो ये फारस की खाड़ी और ये फारस की खाड़ी के किनारे बसे सारे देश, उनमें प्रमुख देश सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन, इराक, ये सब, ईरान, ये सब के सब जो देश हैं ये फारस की खाड़ी के अराउंड, और इनके मुहाने पर बचा हुआ ये जो स्ट्रेट है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसे चोक कर दिया जाए तो फिर असर क्या होगा। हालांकि हम आगे बढ़ें उससे पहले ही आपको पहले यह जानकारी देना उचित समझेंगे कि फारस की खाड़ी से भारत समेत चीन और जापान के एशियाई देशों का अधिकतम ऑयल इंपोर्ट होता है। दुनिया में होने वाले कुल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% ट्रेड यहां से होता है। भारत के ऑयल ट्रेड का मेजर हिस्सा इस पर्शियन गल्फ से होकर आता है। ऐसे में दुनिया के ऑयल की लाइफलाइन कही जाती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर कुछ भी दिक्कत यहां खड़ी होती है तो 20% रास्ता बंद होने, 20% जो ऑयल सप्लाई है वो बाधित होगी, और उसके बाधित होते ही डिमांड और सप्लाई गड़बड़ा जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई घटेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आज के सेशन में बताएंगे कि ये प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या ईरान ने आज से पहले कभी ऐसा किया है, क्या ये कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर विश्व परिदृश्य क्या होंगे, क्या दुनिया इसे यूं ही करने देगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का सेशन। साथियों, एशिया में और विशेष रूप से इंडियन ओशियन के साथ कनेक्टेड दो महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स हैं। उन स्ट्रेट्स में से एक का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और एक का नाम मलक्का स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल के लिए महत्वपूर्ण है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का तेल के साथ साथ गुड्स के लिए, सामान के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लगभग 23% दुनिया का ट्रेड प्रभावित होता है और यहां से 20% ऑयल का ट्रेड प्रभावित होता है। बावे मंडल यहां पर इंडियन ओशियन के साथ जुड़ा तीसरा महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। चर्चा में आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। अब सवाल बनता है, आफ्टर ऑल ऐसी चर्चाएं हो क्यों रही हैं? चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि रेडियो फ्री यूरोप हो या अल जजीरा, चर्चाएं यही कर रहे हैं क्या हो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया जाए। चर्चाएं यही चल रही हैं कि ईरान धमकी दे रहा है कि अमेरिका के साथ अब कोई न्यूक्लियर वार्ता नहीं करेगा, साथ ही साथ में वो ऑयल को चोक कर देगा। इसके बीच में ईरान की तरफ से जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें लिखा जा रहा है कि ईरान ने थ्रेट किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक सकता है इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट होने पर। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय पर सबसे ज्यादा चर्चित जगह बन चुकी है। अगर ये ब्लॉक होती है तो इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, आज के सेशन में हम और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जब चर्चा रखी, तत्काल प्रभाव से यह सूचना जन जन तक पहुंच गई। पहुंचने के साथ साथ चिंता यह सताने लगी कि कहीं ईरान इसे बंद करके अपने साथ में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, इनको अपनी दुश्मनी में तो खड़ा नहीं कर लेगा। लेकिन दुश्मनी की जहां तक बात हो तो ईरान इनके साथ में यह भी मैसेज दे सकता है कि हमें सबको सॉलिडरिटी के साथ रहना है। रास्ता अगर हम लोगों ने बंद कर दिया तो ही अमेरिका हमारे सामने झुकेगा, अदरवाइज नहीं। हालांकि इस रास्ते से अमेरिका का ट्रेड प्रभावित नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमेरिका दुनिया में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के व्यापार को निर्बाध रूप से चलाई रखने के लिए अपनी सेना को खड़ा रखता है। क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को समझा रखा है, इराक, कुवैत, सऊदी जैसे देशों को यह समझा रखा है कि आप लोगों का तेल बिकेगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी, और आपके तेल को बिकने में अगर कोई बाधा खड़ी कर सकता है तो वो ईरान है। ऐसे में ईरान को अगर हम रोकने दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो आप सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के व्यापार की सुरक्षा करूं। यही कहते हुए अमेरिका ने इन सभी देशों में लगभग अपने द्वारा बेसेस बनाए हुए हैं, या तो एयर बेस है या नेवल बेस है या आर्मी है, वो इन कहीं ना कहीं पॉइंट्स पर उपलब्ध रहती है। खैर, इसके बावजूद भी ऐसा होने के चांस क्यों हैं?
इसके पीछे का रीजन है इस स्ट्रेट के अंदर बने हुए 8 बड़े आइलैंड। उन 8 बड़े आइलैंड में से 7 बड़े आइलैंड ईरान के पास हैं। एक बार के लिए आप इस मैप को देखें, यहां से ये सीरी नाम से आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा। ये तमाम यहां पर लगे हुए जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये सारे ईरान के आइलैंड हैं। और सीरी तो बिल्कुल मध्य में स्थित सऊदी इसका ईरान का आइलैंड है, जो बिल्कुल मध्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के स्थित है। 7 बड़े आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल होना ही इस जगह को बहुत ज्यादा वनरेबल बना देता है कि ईरान यहां पर यदि डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना भी क्रिएट करे तो इनडायरेक्ट यहां पर बाधा खड़ी कर सकता है। अब आप पूछेंगे इनडायरेक्ट बाधा कैसी हो सकती है? देखिए, इस रास्ते से निकलते समय मैसेजेस कम्युनिकेट करने के लिए जीपीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लोकेशन जहाजों को दूर दूर तक केवल पानी दिखता है। अगर ये 33 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट है तो ऐसा नहीं है कि 33 किलोमीटर दूर पर स्थित आपको तट दिख जाएगा। जहाज जो बीच में है उसे केवल और केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। ऐसे में इस स्ट्रेट से घूमकर वापस पर्शियन गल्फ की तरफ आना हो या फिर गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आना हो, दोनों ही स्थिति में जहाजों को दिशा लेनी पड़ती है। और चूंकि ये तेल के जहाज और गैस के कंटेनर्स होते हैं, ऐसे में इनकी जहाज की दिशा अगर पलट जाए तो भीषण हादसे हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर नेविगेशन का बहुत महत्व होता है। आपको याद होगा, इंडिया ने भी अपना सैटेलाइट सिस्टम IRNSS जिसे नाविक के नाम से पेश किया था, वो भी अपने नाविकों के लिए ही था, ताकि उन्हें दिशा भटकनी ना हो या फिर वो दिशा ना भटके। ऐसे में यहां से हो रहे रास्ते के लिए, ट्रेड के लिए नाविकों के पास सिग्नल का होना बहुत जरूरी होता है। कई बार इन सिग्नल्स को जैम किया जा सकता है। अभी ताजा अपडेट्स में है कि ईरान इन जहाजों के रास्तों में लगे सिग्नल्स को जैम कर रहा है। अब मैं आपको एक बात, कहा जाता है यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कि 20% जो ग्लोबल ऑयल कंजप्शन है वो इस स्ट्रेट के माध्यम से फ्लो होता है। यह दुनिया के महत्वपूर्ण ट्रांजिट चोक पॉइंट में से एक है। देखिए, यहां पर एक जानने योग्य बात और भी है, और वो ये है कि जब मेडिटेरेनियन सी से निकलकर वाया स्वेज कैनाल आप रेड सी में एंट्री किए थे, तो रेड सी के बाद में बाबे मंडल, और बाबे मंडल के बाद में सीधा आपने यहां से होते हुए अरब सागर में एंट्री की थी। जब हूतियों ने इस वाले पॉइंट पर बाबे मंडल को निशाना बनाना शुरू किया था, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव था। ऑल्टरनेटिव क्या था कि हम मेडिटेरेनियन सी का जो माल है वो यों घुमाकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए इस अटलांटिक ओशन के थ्रू निकल करके नीचे डाउन द लाइन अफ्रीका क्रॉस करके केप ऑफ गुड होप से होकर सीधे इंडियन ओशन में वाया मतलब टुवर्ड्स इंडिया या फिर स्टेट ऑफ मलक्का तक ले जा सकते थे। मतलब जब वावे मंडल प्रभावित हुई थी तब हमारे पास ऑप्शन था कि हम दूसरा रूट लेकर आ सकते थे। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होती है, यानी कि ये वाला जो पर्शियन गल्फ है इसका जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के इंडियन ओशन में आ रहा है, अगर ये रास्ता चोक होता है तो यहां से निकलने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब तेल के लिए तो फिर भी चलो यूएई के अंदर से टैंकर दाएं बाएं ट्रेन चला के ले आओ, लेकिन इसके अलावा कोई पाइपलाइंस ऐसी नहीं है जो दुनिया भर में तेल और गैस पहुंचा सकें। ऐसा अभी तक उपलब्ध संसाधन जानकारी नहीं है। इसलिए इस जगह से चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं, और चिंताओं में ना केवल हमारी चिंता बल्कि चाइना की चिंता, जापान की चिंता, क्योंकि हमारा तेल यहीं से होकर आता है। अगर आप ऊपर से इसको देखें, जैसे कभी हम दुबई की यात्रा पर जब जा रहे होते हैं तो समुंदर में चलते हुए जो जहाज हैं वो बिल्कुल जैसे मछलियां तैर रही हो ऐसे ऊपर से दिखाई देते हैं। शायद आप लोग भी इस दृश्य से रिजेंबलेंस को पकड़ पा रहे हो कि जहाज की डेंसिटी यहां पर कितनी ज्यादा दिखाई देती है। कहने के लिए तो इतना ही है कि यहां से भारत, चाइना और जापान का 70% ऑयल आता है, लेकिन वो भी पूरी दुनिया के 20 से 30% ट्रेड के बराबर है। 3000 शिप नेचुरल गैस के यहां से गुजरते हैं। अगर ऐसे में इस रास्ते को बाधित कर दिया जाए तो निश्चित ही ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस भी और गैस प्राइसेस भी बढ़ करके ज्यादा हो जाएंगे, यह जानकारी निकलकर यहां पर आती है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत जो 84% तेल यहां से मंगाता है, ऐसे में भारत के तमाम जितने भी देश यहां से सामान मंगा रहे हैं, जो मिलियन बैरल पर डे के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना बढ़ सकता है। तो एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग, एक गोल्डमैन सैक्स नाम की जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग, अगर यह रास्ता पूरी तरह बाधित होता है तो आज जो तेल का भाव चल रहा है वो है $69.15 प्रति बैरल।
बोले अगर ये रास्ता बाधित होता है तो तेल के प्राइसेस पहुंच जाएंगे $100 प्रति बैरल। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मतलब आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि दो देश का संघर्ष हुआ। ये बात इस तरह से और भी रिलेट की जा सकती है कि जब इराक ईरान के बीच में गल्फ वॉर हुआ था, उस समय भारत को तेल का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। मतलब भारत की मंदी का एक बड़ा कारण इराक ईरान वॉर भी था। ऐसे में अगर ये दो देश लड़ते रहते हैं और तेल की कीमत जो $70 प्रति बैरल के अराउंड अभी चल रही है, ये बढ़कर के अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक बढ़कर के $100 प्रति बैरल पहुंच जाएगी। इसका मतलब तेल 1.5 गुना महंगा हमें प्राप्त होगा। 1.5 गुना तेल महंगा हुआ, हमारी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां पर रेल के लिए, अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी ट्रांजिट ट्रक्स चल रहे हैं या फिर मशीनें जो चल रही हैं, उसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। वो महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सीधा असर वस्तुओं की कीमत पर पड़ेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा, और महंगाई भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाएगी। इसका मतलब दो देशों का झगड़ना भारत के लिए किस तरह नुकसानदायक है, वो मैंने आपको इस आंकड़े से दिखाने का प्रयास किया है। एनीवे, मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2019 में इन्होंने इस तरह का ट्राई जरूर किया था कि इजराइल के जो जहाज थे, ईरान वालों ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया था, वैसे ही जैसे यमन के अंदर हूतियों ने इजराइल और अमेरिका के जहाजों को टारगेट किया था। एनीवे, अगर ऐसा कुछ होता है तो दुनिया इस चीज के लिए तैयार तो होगी ही। हो सकता है सब कंबाइंड होकर के इस रास्ते की रक्षा करें, क्योंकि केवल भारत के ही हित नहीं, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जिनके पास बेचने के लिए केवल तेल और गैस है, जैसे कतर केवल गैस एक्सपोर्ट पर टिका है, सऊदी अरब केवल तेल एक्सपोर्ट पर टिका है, अगर ये देश इन दोनों ही एक्सपोर्ट के साथ नहीं रह पाए तो इनकी इकोनॉमी पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। यही कारण है कि इस रास्ते को सुचारू रखने के लिए निरंतर प्रयास रहेंगे, और ये ईरान भी समझता है कि मैं यहां से आते हुए कुछ एक जहाजों को रोककर डिसरप्शन तो क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन रास्ता नहीं रोक सकता। अभी ताजा ताजा अपडेट जो यूके का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एमटीओ, उसके द्वारा दिया गया, जिसमें मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो है, उसने जानकारी दी कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस पैदा किया जा रहा है। ये यूके एमटीओ की एडवाइजरी है, जिसे आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि यूके एमटीओ हैज रिसीव्ड मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ एआईएस कंफर्म दैट देयर इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस विद इन द वाटर ऑफ गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हो क्या रहा है, देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान इस क्षेत्र में चल रहे जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, वो इस रास्ते को रोकने की तो हिम्मत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि रखते ही बहुत सारा संघर्ष उसके सिर पर आ पड़ेगा। ऐसे में चीन जो इसके सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है, वो इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। सऊदी और ये जो बाकी अन्य देश हैं, इनके व्यापार प्रभावित होंगे, तो ईरान को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ जाएगा। ऐसे में ये एक और टैक्टिक चल रहा है, और वो टैक्टिक है इस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस खड़ा करने की। मैरीटाइम ऑपरेशंस ने अपनी तरफ से, यूके के मैरीटाइम ऑपरेशंस ने कहा है कि यहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है जहाज संचालकों के द्वारा कि जब जहाज लेकर हम यहां से निकल रहे हैं तो हमें डिस्टरबेंस आ रहा है, इस क्षेत्र से निकलने पर हमारे जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो रहे हैं, हम रास्ता मैच नहीं कर पा रहे हैं। यह एडवाइजरी बाकायदा यूके एमटीओ ने जारी की है। ऐसे में बहुत से जहाजों ने इस वॉर टाइम सिनेरियो में यहां से निकलना तक अवॉइड कर दिया है। आप विचारिए, जिन्हें तेल लेने की जिम्मेदारी है, जहां पर अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, उस क्षेत्र में जिस तरह के इंटरफेरेंस आ रहे हैं, उसे देखते हुए जहाजों ने निकलना रोक दिया है। मतलब व्यापार बाधित होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और ऐसे में शिपिंग डिसरप्शन सर्ज हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इजरायली अटैक से। इसके बारे में जानकारी अभी ताजा ताजा न्यूज के अंदर चल रही है। आखिर सवाल, क्या ईरान और इराक कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था 1980 से 1988 के बीच में, उस समय पर भी इस मार्ग को बाधित किया गया था क्या? क्योंकि उस समय भी अमेरिका खड़ा था। आंसर है जी नहीं, उस समय मार्ग को कतई बाधित नहीं किया गया था।
ऐसे में इस बार की बाधा होने की संभावना थोड़ी कम ही एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी 900 से अधिक जहाज अगर जीपीएस के सिग्नल खो रहे हैं तो हो सकता है लोग यहां पर रिएक्शन देने आए। लेकिन यहां पर अच्छी बात जो फिलहाल है वो ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करता है। ये अमेरिका की प्रेजेंस है जिसे आप देख सकते हैं। यहां पर ये अमेरिका के फाइटर जेट्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। ये सारे के सारे बेसेस अमेरिकी बेसेस हैं जो इस पूरे सेक्टर के अंदर उपलब्ध हैं। ऐसे में ईरान की फोर्सेस चाहे यहां पर कितनी भी एक्टिवेट क्यों ना हो, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस और इन देशों की जो सेनाएं हैं वो भी इसको सुरक्षित करने के लिए निश्चित ही कदम उठाएंगी है। कहा फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे साझा कर लें